नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी के साइंस के क्लास में। इससे पहले की जो क्लासेस हुई उसमें हमने न्यूट्रिशन को पूरा पढ़ लिया था। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है मानव शरीर का तंत्र। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें कई सब टॉपिक हैं। जैसे आप पाचन तंत्र इसमें पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। और ये जितने भी तंत्र आप देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सवाल वाले हैं। क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछती है और सबको आपको ढंग से पढ़ना है, तभी आपकी एक समझ जो है बायोलॉजी में बन पाएगी। तो हम एक एक करके उनको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ और एक बातें कर लेते हैं। देखिए, माइक को लेकर के इशू आ रहा है तो उस पर हमारी बात हो गई है। हम अगली क्लास से बिल्कुल वॉइस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ और इक्विपमेंट्स हम यूज करने वाले हैं जिससे जो क्लास है आपको और आसानी से मिल सके। यहाँ पर जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इस पीडीएफ के माध्यम से, इस पीडीएफ को भी प्रोवाइड करवाने का हम विचार आपको बना रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करना है। बस आपको सिंपली इस काम यही करना है कि आप लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। जैसे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा काम करने का मन और ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली फ़ायदा आप स्टूडेंट का ही होता है। ठीक है, तो हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे मानव शरीर के तंत्र से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी चीज़ मैंने स्किप की है इस साइंस के क्लास में, और वो ये है कि जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं आपके सेहत के लिए या विटामिन्स हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाई है क्योंकि वो एकदम से सीधे फैक्ट है कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बहुत ही सिंपल से सवाल हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसको स्किप किया है, और इसको स्किप करने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कोई भी साइंस की किताब आप उठाएंगे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो वो समय हमारा जाया करेंगे, क्लास बर्बाद करेंगे और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो आप सीधे उसका लिस्ट ढूंढ लीजिए और वहीं से तैयार कर लीजिएगा। बाकी उसी क्रम में आपकी तैयारी चल रही है और हम आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे मानव शरीर का तंत्र। ठीक है, तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मानव शरीर के तंत्र को जब आप कहते हैं तो ये अपने आप में क्या है, एक बृहद अवधारणा है। ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। मानव शरीर का जो तंत्र है वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी अवधारणा है। और इस पूरे पढ़ाई के दौरान आप एक चीज़ ये समझ पाएंगे कि जो क्रिएचर है, जो क्रिएचर ऑफ द नेचर है, वो कितना कमाल का है। मैं आपको पढ़ाई के दौरान एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा कि आपके शरीर के निर्माण के पीछे जितनी भी अवधारणाएं हैं वो बहुत ही गजब की हैं। और जो क्रिएचर है, कई लोग तो कहते हैं कि ईश्वर ने सबको बनाया है। ठीक है, ईश्वर ने सबको बनाया है, सबके सब पर ईश्वर की कृपा है। लेकिन बायोलॉजिकली जो चीज़ें बनी, जिससे डेवलप हुआ है, वो अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करता है, आपको जान के आश्चर्य होगा। और यूपीएससी ज़्यादा सवाल इसलिए पूछती है क्योंकि ये टॉपिक इंसान से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और यूपीएससी का अल्टीमेट गोल क्या है, इंसानों की बेहतरी करना, राष्ट्र के लिए नीतियां बनाना। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी सवाल यहाँ से पूछती है। मानव शरीर के तंत्र में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और इसके अलावा प्रजनन तंत्र। और स्टार्टिंग किस क्लास से होगी, पाचन के तंत्र से। ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पाचन तंत्र पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र जो आपका है, हर आदमी जो है ये कहता हुआ आपको मिल जाता है कि यार पाचन क्रिया सही नहीं हो रही है। हाँ, जम के पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन क्रिया भी सही करेंगे, खासकर वो पाचन की क्रिया जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम सही करेंगे। ठीक है, तो पाचन तंत्र आपका क्या है, परिभाषा आप नोट कर लेंगे। शरीर के लिए आवश्यक जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, शरीर के लिए आवश्यक जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य, यानी कि जो आपका शरीर उसको अवशोषित कर सके। जैसे लोग कहते हैं कि
अगर खाना खाओगे तो पच जाएगा, लेकिन अगर ईटा पत्थर खाओगे तो नहीं पचेगा, क्योंकि वो अवशोषण योग्य नहीं है। और जो पाचन की क्रिया आपके शरीर में होती है वो उसको पचा भी नहीं सकती है। तो इसीलिए आपको वही खाना होता है जो आपके शरीर पचाने में सक्षम हो। तो यहाँ पर आप क्या समझे देखेंगे, शरीर के लिए आवश्यक जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य, यानी कि जो आपका शरीर उससे अवशोषित कर सके, सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में यह क्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात आया कि यांत्रिक और रासायनिक का मतलब क्या है। ठीक है, अध्यापक का काम यही लगता है, बाकी बात आपकी समझ में आ जाएगी, ये भी समझ में आ जाएगी, जब पढ़ लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगी। अध्यापक भी तो कभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अध्यापक वो होता है जो पूरा जीवन स्टूडेंट होता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यांत्रिक क्रिया रासायनिक क्रिया में अंतर क्या है। यांत्रिक का मतलब होता है कोई काम जिसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं हो रहा है, बस चीजें यहाँ से वहाँ जा रही, कुछ ऊपर से नीचे किया जा रहा है, कुछ हटाया जा रहा है, कुछ रखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो आपका खाना मुंह में गया और जब आप दांत से उसको तोड़ रहे हैं, दैट ये यांत्रिक क्रिया है। लेकिन जो सलाइवा है आपका, उसमें जो चीजें हैं और वो फूड में जो आपने जो है कुछ ऐसा ले लिया है जो कि जिसमें वायरस है, बैक्टीरिया, कुछ हानिकारक तत्व होते हैं, वो उनको निकाल रहा होता है, तो वो रासायनिक क्रिया द्वारा निकाल रहा होता है। वो खाना जब आपके मुंह से आहार नाल में जाता है, और आहार नाल का काम क्या है कि उसे आमाशय तक पहुंचाए, तो ये काम यांत्रिक हो गया। लेकिन जब आमाशय में वो पहुंच करके क्रिया करता है, ठीक है, पचना स्टार्ट होता है, तो वहां पर रासायनिक क्रिया होती है। तो कुल मिलाकर के दोनों आवश्यक है। अगर भोजन नीचे गया ही नहीं तो रासायनिक क्रिया घंटा होगी नहीं होगी। इसीलिए जरूरी क्या है, दोनों, यांत्रिक और रासायनिक विधियां दोनों जरूरी है। तो यहाँ पर इसको समझना आसान हो जाता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में यह क्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा होती है। मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। वो दो भाग कौन से हैं बताते हैं आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया परिभाषा आपको। शरीर के लिए आवश्यक जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य के पाचन तंत्र में यह क्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों तरीके से होती है। ठीक है, अब इसके जो दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका आहार नाल और दूसरी है सहायक ग्रंथियां। एक है आपका आहार नाल और दूसरी है सहायक ग्रंथियां। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये तो परिभाषा हो गई और उसका वर्गीकरण हो गया। अब हम आगे की पेज पर चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल मैं भी हो गया हूँ, हालांकि मैं टेक्निकल में बड़ा वीक था, लेकिन चीज़ें सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और आपके लिए करना पड़ता है मुझे, नहीं तो मेरा काम तो बटन वाले मोबाइल से चल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाचन की। तो पाचन कई क्रम में होता है और स्टार्ट हो जाता है आपके मुख से ही। ठीक है, तो पाचन कई क्रम में होता है लेकिन वो आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बात वही से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला हेडिंग है वो क्या है, मुख्य गुहा में पाचन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लार ग्रंथ से संबंधित तथ्य को जानना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जल, यष्टुओं और म्यूकस से मिलकर बना होता है। जो लार ग्रंथियां होती हैं किससे मिलकर बनी होती हैं, यह जल और म्यूकस से मिलकर बना होता है, जो कि खाद्य पदार्थों को चिकना बनाने का काम करता है। आपने जो खाया, आप देखते हैं सलाइवा जो आपके मुंह का होता है वो चिकना होता है। कई बार आप थूक नहीं पाते हैं, जब थूकते हैं तो ऐसे जो है एक लंबी सी रेखा बन करके गिर रही होती है, वो यानी कि जल्दी से निकलता नहीं है, क्योंकि उसमें जो है एक चिपचिपा गुण होता है। ठीक है ना। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो कागज़ को चिपकाने के लिए लार का यूज करते थे।
शायद आपने भी किया हो, और अगर नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात हो। गंदी आदतें थी, अच्छी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि खाद्य पदार्थों को चिकना बनाने का काम करता है। इसका लवणता यानी कि पीएच मान लगभग 6.8 से 7.2 के बीच होता है, यानी कि लगभग ये जो है क्षार की स्थिति में होता है, क्योंकि जो 7 के नीचे ज़्यादा नीचे होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जैसे आप 7 से ऊपर निकल जाते हैं तो क्षार हो जाता है मामला, ठीक है। आगे देखते हैं। स्लाइड को नीचे करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप इसे बर्दाश्त करेंगे। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक है टाइलिन। अब यहाँ से ही सवाल बनता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जहाँ पर फैक्ट हो ना उसे आप फट से याद कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट को रटाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लार है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक है आपका टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। एक है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। तो आप क्या याद रखेंगे, मुख ग्रंथि में यानी कि मुख्य गुहा में जो पाचन होता है वो लार के द्वारा होता है। लार का काम क्या है, भोजन को चिकना बनाना, और भोजन को चिकना बनाने तक का काम उसका नहीं है। इसमें लाइसोजाइम और टाइलिन नाम के 2 एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइमों का काम क्या है, जो जीवाणु आपने ले लिया, जो बैक्टीरिया आपने ले लिया है भोजन में, उनको मारने का काम करता है, ठीक है। उनको खत्म करने का काम करता है। भोजन को कोशिश करता है कि अच्छा आपके अंदर जाए। आपकी गंदी हरकतों से, जो फास्ट फूड, जो गंदे खाने आप ले रहे हैं, तो आपका लार थोड़ा बहुत लड़ता है कि जाके शरीर में गैस करेगा, एसिडिटी करेगा। तो कहता कि पहले से थोड़ा सा मार दो, इसलिए जाकर के ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। तो 2 प्रकार के एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं, जो कि शरीर के भीतर जा करके क्या करते हैं, जो है शरीर के भीतर भोजन जाने से पहले जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। यहाँ पर एक आपको केमिस्ट्री का समीकरण जैसा दिख रहा है, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, स्टार्च, ठीक है, जिससे आपको आलू में स्टार्च मिलता है, ठीक है, वो एमाइलेज या टाइलिन की उपस्थिति में, और लार जो आपका है, ठीक है, लार की उपस्थिति में माल्टोज या शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, माल्टोज या शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भी आप लिख लेंगे। कई बार पूछ लेता है, और अगर नहीं पूछता है ना तो आपको जानना चाहिए। अगर आपको अपने घर के फ्लोर पे जाना है तो पहले बुनियाद बनानी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि छत पर रहने के लिए बुनियाद की क्या जरूरत है, तो ये तो मूर्खतापूर्ण काम हो जाएगा ना। तो अगर आपको छत का मजा लेना है ना तो आपको बुनियाद का निर्माण करना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे लार जल सदृश सीरमी तरल तथा चिपचिपे श्लेष्म का मिश्रण होती है। लार ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड, कर्णमल या पैरेटाइडिड ग्रंथियां, और अधिहनु या सब मैंडिबुलर ग्रंथियां। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इनको आप नोट कर लेंगे। मैं पीछे हट जा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, हालांकि यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे इस तरीके के सवाल, इतना यूपीएससी नहीं पूछती है, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने का जो सिलसिला है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, और कैसे आपको मिलेगा पीडीएफ ये भी मैं बताऊंगा। इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इससे आगे बात करेंगे, और भोजन को थोड़ा और शरीर के अंदर ले जाकर के बात करेंगे, यानी कि पूरा पाचन तंत्र हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।